दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यूपी टेट, सी टेट और संविदा शिक्षक वर्ग 3 इन सभी एग्जाम को देखते हुए मैंने एक पूर्व वर्षों पर आधारित पीवाई क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज तैयार की, जिसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जाएगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपके अभी सर पे है। सी टेट चल ही रहे हैं, यूपी टेट आ गया, उसके एडमिट कार्ड भी आ गए। 23 जनवरी को पेपर है उसका। और संविदा शिक्षक 5 मार्च को, अगर सब कुछ सही रहेगा तो 5 मार्च को पेपर शुरू होंगे। तो इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज तैयार की, जिसमें लगभग मैं यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाला हूँ। तो डे बाय डे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली यहाँ पर एनालिसिस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 240 नंबर प्रश्न तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कोल वर्ग के नैतिक विकास की तर्क वाली अवस्थाओं से आया था। तो कोल वर्ग ने 3 प्रकार की अवस्थाएं दी थी, और उसमें सभी अवस्थाओं में 2-2 चरण थे। ठीक है, पहली अवस्था थी उनकी पहली अवस्था पूर्व पारंपरिक नैतिक विकास अवस्था, इसमें भी 2 चरण थे। दूसरा था पारंपरिक नैतिक विकास अवस्था, और तीसरा था उत्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था, जिसकी अवधि रहती है 15-16 वर्ष से ऊपर। इसके सेकंड चरण में व्यक्ति सार्वभौम आ जाता है, यानी सर्व जनहिताय के उससे उसके मन में विचारधाराएं आ जाती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यही है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानूनन एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, यानी सभी मानवों के लिए वो वैध होता है। तो वो अवस्था कोल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था, यानी कि उत्तर पारंपरिक नैतिक विकास अवस्था के दूसरे चरण सार्वभौम नैतिक विकास सिद्धांत अभिन्यास के तहत आती है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, कोल वर्ग के बारे में आपने डिटेल में भी पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यानी यहाँ पर मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात की गई है। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात की गई। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्थाओं के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है? फ्रेंड्स बताइए कौन सा होगा। तो दूसरा ही इसमें राइट आंसर होगा, यानी सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, आपने ये जीन पियाजे की उनकी जो प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, वो आप बिल्कुल जानते ही होंगे। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्थाएं रहती है। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहती है, और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है। ठीक है, और 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है। ठीक है, तो ये मूर्त क्रियात्मक ये लिए कह लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर वस्तु को सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। इसलिए सुरक्षित रखने की अवस्था किसके कहते हैं? तो सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त क्रियात्मक अवस्था से रिलेट कर रही है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जो जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोत्स्की, यानी दोनों ही वैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस प्रकार देखते हैं? तो किस प्रकार देखते हैं? तो वो देखते हैं सक्रिय विनियोजन में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी सक्रिय विनियोजन से अर्थ का निर्माण हो और उसकी एक प्रोसेस हो। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में किसके लिए एक प्रभावी रणनीति? यानी समाचार पत्रों की कहानियों और जो कटिंग है, पेपर कटिंग है, और उनका चयन करना, प्रस्तुत करना, जो मेल फीमेल दोनों को गैर परंपरागत
यानी पारंपरिक कामों को न करके बल्कि गैर पारंपरिक भूमिकाओं को चित्रित करता है या प्रदर्शित करता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं या उसकी प्रभावी रणनीति क्या है। तो देख लीजिए, जेंडरवाद प्रश्न है, जेंडर पे आधारित प्रश्न है। जेंडर पे आधारित टीचिंग एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को ही मिलता है। देख लीजिए चारों ऑप्शन फ्रेंड्स। तो ये स्थिति होता है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चे के सामाजिकरण में कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो देख लीजिए, सामाजिकरण के ऐसे भी एक प्रश्न आ जाता है, उसको भी मैं स्पष्ट कर लेता हूँ कि सामाजिकरण, बालक के सामाजिकरण में फर्स्ट एजेंसी कौन सी यानी प्राथमिक साधन कौन से। तो प्राथमिक साधन में फैमिली और आस पड़ोस आता है, और सेकेंडरी साधन यानी माध्यमिक साधन में स्कूल विद्यालय या समाज आता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए फ्रेंड्स कौन करते हैं। तो मीडिया सामाजिकरण में रोल अदा करती है, राइट है। विद्यालय करता ही है, परिवार करता ही है, पास पड़ोस करते हैं। तो इसलिए चारों ऑप्शन राइट है। तो चार ऑप्शन किसमें, फोर्थ ऑप्शन में, यानी चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर वही वैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि की अवधारणा में 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरह से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो क्या है फ्रेंड्स, तो है अंत्य व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल व्यक्ति जो होते हैं। इंटरपर्सनल व्यक्ति, बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरों के मनोभावों को परख लेते हैं, उनके स्वभाव को देख लेते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में वो पुरुष आते हैं जैसे कि बैंक के कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इस तरह के लोग दूसरों के भावों को समझते हुए उनके भाव को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धि में से एक प्रकार की बुद्धि का एक उदाहरण है। और अंतरा व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले व्यक्ति वे होते हैं जो आत्मबुद्धि से भरपूर रहते हैं, इस जैसे कि संत महात्मा लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, यानी बच्चों के असेसमेंट के लिए नीचे लिखे हुए इन कारणों में से कौन कौन से कारण होना चाहिए। देख लीजिए फ्रेंड्स कौन कौन से होना चाहिए। तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप से में अलग करना एवं नाम देना नहीं। जहाँ पे निम्न उपलब्धि वाले, औसत या उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना, ये मतलब वर्गीकरण, ये बात तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो इसमें जहाँ पहला ऑप्शन जहाँ लगा वो ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे, तो उसको देखना ही नहीं है, यानी 1 और 2 ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ये कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये बिल्कुल मूल्यांकन करने के लिए कारगर साबित होता है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल ये बात भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये बात भी राइट है। तो ये तीनों बातें किस में सही हैं, ये तीसरे ऑप्शन में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे, अवधारणा के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। देखिए फ्रेंड्स चारों ऑप्शन को देख लीजिए, तो इसमें सीधे आंसर की तरफ पढ़ेंगे। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के अंदर संभावनाओं से भरा रहता है और उसकी क्या कैपेसिटी है, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उनको समझने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो वंशानुक्रम, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। वंशानुगत
विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारक एवं उनकी पारंपरिक क्रिया पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को वर्गीकरण करने के समय ये बिल्कुल बात सही है कि बालक में व्यक्ति में डिफरेंसेस व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, वंशानुक्रम भी होते हैं और एक पर्यावरण कारक भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है पूछा यहाँ पे, जहाँ पे नहीं है की बात आ जाए तो वहाँ पे कान खड़े कर लेना चाहिए, प्रश्न में गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, तो व्यक्ति अलग अलग नीति से गति से विकास करते हैं, ये बात सही है यार। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसका विकास होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो जन्म के समय डिसाइड नहीं होती बल्कि बालक के एनवायरनमेंट और माहौल के अकॉर्डिंग होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने नहीं है पूछा था, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो यही आंसर राइट होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर 4th होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या? यानी बहुत सारे शोध से पता चला है कि जो टीचर्स हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक एक्टिविटी करते हैं या पारस्परिक क्रिया करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है इस विवेचन से? तो 11वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स, बताइए, समझ पे आधारित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? यानी एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित से किसकी एक प्राथमिकता है? अपसारी मतलब क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से समाधानों के तरीके से सॉल्व करने की एक प्राथमिक विशेषता यानी प्राइमरी विशेषता क्या है? हेम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या अधिगम अशक्त वाले हैं? मैंने और प्रश्न में ही बता दिया था कि अपसारी मतलब सृजनात्मक बच्चों, तो इसका तीसरा ही ऑप्शन राइट होगा, सृजनात्मक बच्चों की। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? यानी दृश्य रूप से जिनको दिखाई नहीं देता है उन विद्यार्थियों के लिए एक टीचर को किस प्रकार की एक्टिविटी यानी अनुकूलन प्रयोग करना चाहिए? तो फ्रेंड्स बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा बेटर रहेगा? तो पहला ही ऑप्शन इसका देख लीजिए आप, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा, यानी टीचर को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली, उनको छूकर महसूस कराना चाहिए और छूकर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक से अधिक क्लास में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम और साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? यानी सहयोगात्मक अधिगम एवं पीयर लर्निंग किस प्रकार से उसको मैनिपुलेट करना चाहिए? ठीक है, तो चार ऑप्शन है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से आश्वासन करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो नीचे के तीनों ऑप्शन तो थोड़े नेगेटिव है, थोड़े क्या बहुत नेगेटिव है, इसलिए पहला ही ऑप्शन राइट होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि इंक्लूसिव क्लास रूप में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो 15 का चौथा आंसर आएगा, यानी विशिष्ट शिक्षा योजना बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
यानी जो अधिगमकर्ता उनकी प्राथमिक विशेषताओं को मिलान करना है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। देखिए इसमें सीधे आंसर की तरफ बढ़िए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यही है, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी है। यानी पठन अक्षमता में क्या होता है, अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और ये किस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, ये डिसलेक्सिया से। ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? यानी कि इन नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, यानी नहीं होता है। ठीक है, नहीं पूछा है तो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस में एक सार्वभौमिक या सरलीकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जहाँ दोहराने की बात आ जाए टीचिंग एग्जाम में वो नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीन चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? ये भी नहीं पूछा, तो कौन सा नहीं हो सकता सीधे देख लीजिए, आंसर की तरफ बात करेंगे अपन। तो चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ये बात सही होगी कि अध्यापक को विशिष्ट सत्रावासन करते समय मूल्यांकन रणनीति किस तरह लागू करते हैं, प्रतिक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ये बात राइट नहीं होगी। ठीक है, यही प्रश्न में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। यानी एक टीचर को विद्यार्थियों को किस लिए निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसकी बजाय? तो फ्रेंड्स बढ़िया क्वेश्चन सही है, तो पहला ही प्रश्न ऑप्शन इसका राइट होगा। एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य यानी सीखने के लक्ष्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के लिए। ठीक है, प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि अधिगम के लिए उनको प्रोत्साहित मोटिवेट करना चाहिए। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? यानी इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस कौन सी होगी, कौन सी रणनीति का सबसे इम्पोर्टेंट है? देख लीजिए, 4 स्टेटमेंट है, तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही होंगे। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये भी इफेक्टिव रणनीति है। संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना और स्वयं से प्रश्न पूछा। तो यानी ये पांचों बातें सही हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, कौन सा है? तो इसका चौथा आंसर राइट होगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक के प्रतिनिधि कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। जहाँ पर पुरस्कार और सजा से कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भारी अभिप्रेरणा का एक कामगार रहेगा। जब बालक स्वयं से पढ़ रहा है, ना उसको किसी का लोभ है ना किसी का डर है, वो खुद से पढ़ाई कर रहा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण होता है। तो यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा पढ़ी थी। तो और एक बालिका गृह कार्य पूरा इसलिए करती है क्योंकि उसको कुछ न कुछ इनाम मिलता है या कुछ अंक मिलते हैं। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राइमरी स्कूल की कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण भी देना चाहिए, जिससे बालक शिक्षा को बाहरी रूप से भी देख सकता है और क्लासरूम के माहौल से भी पढ़ सकता है। तो एक शिक्षक को उदाहरण भी देना चाहिए और गैर उदाहरण भी देने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? जो रणनीतियाँ दे रखी है उसमें से एक ऐसी रणनीति जो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, तो कौन सी है? तो वह है
अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन अधिगम रणनीतियों में बहुत बढ़ावा देती है। ठीक है, सीधी सी बात है, परिचर्चा करके बहुत सारे केस अपने आप सोल्व हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं, जो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं, तो 24 नंबर प्रश्न के हिसाब से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फोर्थ ऑप्शन राइट आएगा। यानी संरचनात्मक ढांचे में एक बालक को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में बालक को देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय की भूमिका किस प्रकार की होती है? यानी एक क्लासरूम में सहयोग करते हुए अधिगम का प्रयोग करते समय एक टीचर की क्या भूमिका होना चाहिए, ये बात पूछी है। तो एक ये होना चाहिए, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी होना, यानी हेल्पफुल भी होना और प्रत्येक ग्रुप की हेल्पफुल तरीके से उनकी निगरानी करना, यानी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तीसरा प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? यानी इन ऑप्शन में से निम्नलिखित में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम और विकास को संबंध के बारे में बताना है, तो वह विकास एवं अधिगम अंत्य संपेतित है और अंतर निर्भर है। दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर भी और संबंधित भी है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने या व्यवस्थित तरीके से को क्या कहा जाता है? यानी पियाजे महोदय के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? ये स्कीमा कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे अगर स्कीमा के बारे में पूछ लिया जाए तो वह है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं के एक अनुभव के सही अर्थ को व्यवस्थित तरीके से प्रतिष्ठित करना ही स्कीमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राइट 29 नंबर प्रश्न। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेली पहुंच सकती है। यानी कि यहाँ पे वाइगॉत्स्की सिद्धांत के से प्रश्न पूछे गए, यानी एक बच्ची को यानी एक स्टूडेंट को उसकी समझ से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेली पहुंच सकती है, तो इस इसका समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। 30वें नंबर प्रश्न। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो वाइगॉत्स्की के अनुसार आधारित मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो ये है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ने वेरी महत्वपूर्ण या बहुत इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया। ये पूर्व वर्षों पे आधारित प्रश्न है जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी यूपी टेट एमपी टेट में बहुत ही कारगर साबित होगा। और साथियों मैं यहाँ इसी तरह के लगभग 5-4 प्रश्न को एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर साथियों ये प्रश्न आपको बिल्कुल पसंद आ रहे हैं तो साधना शिक्षा को ज्वाइन करो। और यहाँ पर टीचर भर्ती संबंधित यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं लाता ही रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।